वेलकम बैक स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग रैपिड फायर टेस्ट करने वाले हैं। जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। इसमें से ये बताना है कि चार ऑप्शन है जिसमें से कौन सा डायमेंशन ऑफ प्रेशर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे प्रेशर का। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा ml/t-2 होता है, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। जब एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ml-1 t-2। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास चार ऑप्शन है जिसमें से ये पूछ रहा है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, ये तो है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन acts on a body of mass 1 kg. the acceleration of the body is, acceleration पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ पता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम। F दिया हुआ कितना, 0.04, और मास दिया हुआ है 1। दोनों SI यूनिट है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर आया 0.04। देखिए, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, और यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर केजी भी होता है। तो ऑप्शन यूनिट आपका पर केजी के फॉर्म में दिया है। कौन सा ऑप्शन सही है, 0.04 न्यूटन पर केजी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cyclist is moving in a circular path of radius 80 meter with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, his angle of bend with vertical। यानी जैसे एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल चला रहा है और क्या हुआ, टर्निंग वो ले रहा है। जब वो टर्निंग ले रहा है तो उसके स्पीड मेंशन किया गया कितना है, वो 10 मीटर पर सेकंड है। और रेडियस, जब वो टर्न ले रहा है तो उसका एक प्रॉपर रेडियस होगा 80 मीटर, वो दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वो कितना बेंड करेगा, अपना साइकिल वो कितना बेंड करेगा, उसे हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू क्या होता है, आर जी tan थीटा। इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। v आपका दिया हुआ कितना, 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और r आपका दिया हुआ 80 दिया हुआ, g को 10 ले लेंगे। ठीक है, तो 100 हो गया, और नीचे 80 इंटू 10, 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, 1/8। यानी आपका tan थीटा जो आया 1/8 आया, बट थीटा निकालना है तो tan इनवर्स करना पड़ेगा। तो 1/8, tan इनवर्स 1/8, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आराम से उसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2 दिया हुआ है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दोनों काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। मास दिया हुआ m1 एंड m2 दिया हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ दियर लीनियर मोमेंटम, आपसे क्या पूछा, उसका रेशियो क्या होगा लीनियर मोमेंटम का। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास और लीनियर मोमेंटम। तो आपको ये फॉर्मूला पता हो, P इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, K, m इज द मास, K इज द काइनेटिक एनर्जी। K तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट वैल्यू, तो P किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास के प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब P1 इज टू P2 जो होगा आपका √m1 इज टू √m2। तो कौन सा आंसर सही है आपका, ये वाला, आपका सी वाला सही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, इसका सेंटर ये हुआ, जी का वैल्यू 0 होता है, लेकिन फॉर्मूला से हम समझेंगे, क्योंकि फॉर्मूला पे पता होना चाहिए। सेंटर के अलावा कहीं और भी पूछ सकता, तो जी डी का फॉर्मूला क्या होता है, g1 - d/r। देखिए सेंटर में क्या होता है, यहां से हम लोग डी का मेजरमेंट करते हैं, ये पॉइंट दिख रहा है, यहां से डी का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। कितना गहराई गए, आर, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर गए, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए g1 - r/r कैंसिल करके कितना बचा, g1 - 1, 1 - 1 0 होता है, तो 0 आंसर। जी डी कितना है, 0। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको हो सकता है यहाँ पूछ दे इस पॉइंट पे, तो उसके साथ जी का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Next, a gas is compressed isothermally to half of its volume. By what factor does the pressure of the gas increases? गामा का वैल्यू दिया। देखिए इसमें एक चीज मेंशन किया, प्रोसेस कौन सा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल है, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और क्या दिया, गैस इज कंप्रेस किया जा रहा टू द हाफ इट्स वॉल्यूम। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो V2 क्या हो जा रहा, उसका हाफ V1/2, V1/2। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, प्रेशर कितना इंक्रीज करेगा, कितने फैक्टर से वो बताना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो PV इक्वल टू nRT, इक्वेशन आप पढ़े आइडियल गैस इक्वेशन। T कांस्टेंट है, इसका मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, पूरा टर्म कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो P2 बाई P1 इक्वल टू, जैसे इधर P1 भेज देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, V1/V2। और आपको V2 पता है ना कितना होता है, V1/2, तो यहाँ V1 लिख देंगे, नीचे V1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2V1/V1, V1 कैंसिल, यानी 2 आ गया, यानी P2 इक्वल टू 2P1, यानी ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आप पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। इक्वल टू नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट आता है जब हम इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर सेम टेम्परेचर, आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी दो गैस है, दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम दिया गया है। द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 16 टाइम्स मास ऑफ द हाइड्रोजन, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 16 टाइम्स है मास ऑफ हाइड्रोजन। द रेशियो ऑफ देयर आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड का रेशियो निकालना। देखिए आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 RT बाय मोलर मास, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू √3 K, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R बाय मास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे ऑक्सीजन का, एक बार हाइड्रोजन, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो अगर मान लीजिए हम VO, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास दिया हुआ है ना, ये यूज करेंगे। वैसे मोलर मास दिया रहे तो ये यूज कर लेते हैं हम लोग, दोनों यूज कीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि R भी कांस्टेंट होता है, K भी कांस्टेंट आपका होता है। ठीक है ना, बट जब आपको मोलर मास के फॉर्म में दिया तो ये याद रखिएगा कि R रहता है, जब मास के फॉर्म यानी गिवन मास के फॉर्म में दिया रहेगा तो K होगा। तो हम इसको निकालते हैं, तो VRMS ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो क्या होगा, 3kT, टेम्परेचर सेम है, बाय आपका मास हम लोग MO है ना। ठीक है, इसी तरह VRMS बाय H जब निकालेंगे तो 3kT बाय MH, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। पहले ऑक्सीजन है तो VRMS ऑक्सीजन डिवाइड बाय VRMS हाइड्रोजन, तो देखिएगा √3kT बाय MO √3kT बाय MH। यहां से देखिए ये दोनों कट जाएगा, 3kT बचे क्या, √MH बाय MO, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन में दिया MO क्या 16 टाइम्स MH है, तो यहां पर रख देंगे MO को जगह क्या रख देंगे 16, यहां MH हो गया 16 MH, MH कैंसल, √1/16, 1/16 यानी 1/4। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/4, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर साउंड, लाइट या बोथ या नन ऑफ दिस। देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा, अगर दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन आता है तो उस केस में क्या होता है, वेरिएशन आता है। किस पे वेरिएशन आता है, आपका फ्रीक्वेंसी पे वेरिएशन आता है और वेवलेंथ पे वेरिएशन आता है, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। वो दोनों चीज पे देखा गया है, साउंड पे भी देखा गया और ये लाइट पे। इसका मतलब ये हुआ आपका सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ साउंड एंड लाइट। Which of the following forces is not a fundamental force, इसमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी फंडामेंटल है, और एक और होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो भी फंडामेंटल है, बट यहाँ पर टेंशन क्या है, फंडामेंटल नहीं है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following physical quantities has neither unit nor dimension, इसमें से ये बताना है ना ही उसका यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। देखिए अगर हम पूछेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, इसका यूनिट भी होता है डायमेंशन भी होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा आपका रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का यूनिट सेम है तो यूनिट कट गया, यूनिट लेस हो गया, और दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, डायमेंशन 0 होगा, डायमेंशन होगा ही नहीं। इसका मतलब 20 तो करेक्ट है। सी में क्या होगा, आपका डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन होता है एंगल का
डायमेंशन होता है? नहीं होता है डायमेंशन, यूनिट होता है, ठीक है। एंगल का यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। एनर्जी का डायमेंशन भी होता है और यूनिट भी होता है, ये याद रखिएगा। एंगल जो है उसका यूनिट होता है, जैसे रेडियन आपका एसआई यूनिट होता है, ठीक है, लेकिन इसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर। बट इस क्वेश्चन में दोनों चीज बोल दिया था, नाइदर यूनिट नाइदर डायमेंशन। A football is kicked into the air vertically, vertically मतलब ऊपर की तरफ, upward with velocity u, u velocity से आपने थ्रो किया ऊपर के डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है। The velocity of the ball at the highest point, at the highest peak point पे velocity क्या होगा? तो याद रखिएगा peak point किसको बोलते हैं? जब कोई चीज हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी घटते रहता है। जब एक पॉइंट आता है जहां पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम द ग्राउंड। अब वहां से वो नीचे आना शुरू करेगा। तो ये बताइए इस पॉइंट पे नीचे आने के लिए पहले क्या होना होगा, उसको रुकना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है आपका? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। A shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg, ठीक है। If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपका वो बुलेट मान लीजिए, बुलेट की स्पीड दिया 80 मीटर पर सेकंड, देन द रिक्वायर्ड स्पीड। जैसे मान लीजिए ये गन है, इसके अंदर बुलेट है। अभी इनिशियल कंडीशन में दोनों क्या है? रेस्ट में, दोनों क्या है? तो मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो u1 भी 0 है, u2 भी 0 है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब रिलीज होगा यहाँ से बुलेट बाहर निकलेगा, उसका स्पीड दिया हुआ है आपका ये 1 माने थे ना, v1 दिया हुआ 80 मीटर पर सेकंड, लेकिन v2 यहाँ पर नहीं दिया, ये निकालना आपको, ठीक है। उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। जैसे गन से बुलेट निकलता है तो बुलेट का डायरेक्शन आगे होता है, लेकिन गन का डायरेक्शन जो होता है पीछे की तरफ होता है, यानी पुश करता है पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो निकालेंगे हम लोग किसके कॉन्सेप्ट पे? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है? इनिशियल टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो होता है फाइनल टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पर देखिए SI यूनिट करना पड़ेगा, 200 ग्राम है SI यूनिट, यानी 200 बाई 1000, 2 जीरो कैंसल, यानी 2/10 kg, ठीक है। ये 0 है, u1 0, तो 0 प्लस 0 हो गया। m1 आपको दिया हुआ है 2/10 इंटू 80, यहाँ पर 80 दिया हुआ है ना, और प्लस m2 दिया हुआ कितना 100 इंटू v2, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, 16 है ना, प्लस 100 इंटू v2। तो इसको इधर भेजेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो ये 0 हो गया ना, -16 बाई 100 इक्वल टू v2, ठीक है। तो v2 इक्वल टू -16, माइनस बता रहा डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर बुलेट का डायरेक्शन इधर है तो गन का डायरेक्शन वेलोसिटी का इस तरफ है, पीछे के साइड में 100। देखिए ये मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -16 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर माइनस के फॉर्म में नहीं दिया, पॉजिटिव के फॉर्म में दिया, यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। A body constrained to move along y-axis is subjected to a constant force। एक फोर्स लग रहा है ये, ठीक है। The work done by this force is moving a body a distance of 4 मीटर along y-axis। y-axis में 4 डिस्टेंस वो मूव कर रहा था, आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक होता है Fs cos थीटा होता है, और एक फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं F डॉट S। क्या लिखते हैं? F डॉट S। तो F दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट S। देखिए S भी दिया हुआ अलॉन्ग y एक्सिस बोला है, इसका मतलब x एक्सिस में 0i कैप प्लस 4 दिया हुआ ना, j कैप प्लस 0k कैप। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, और अपोजिट से करते तो 0 आता है, ठीक है। i डॉट i 1 देगा, ठीक है। इसका मतलब ये, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी 0, यानी i से i 1 तो देगा, बट 0 इंटू 1 0। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई से हम करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। बाकी सब 0 देगा ना। 2 इंटू 4 8, और j इंटू j 1, यानी जूल। 8 जूल इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। When a torque acting upon a system is 0, which of the following be constant? अगर कोई बॉडी का टॉर्क नेट टॉर्क 0 है तो बता रहा है इसमें से क्या कांस्टेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन कुछ, वो चीज मैं समझाता हूँ, समझिएगा। यहाँ एक होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है।
और एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ट्रांसलेशनल फोर्स के लिए होता है, ये रोटेशनल फोर्स के लिए होता है एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ बात कर रहे टॉर्क के बारे में, तो बताइए टॉर्क जीरो है, मान लीजिए टॉर्क क्या है, सिंस जीरो है, तो बताइए डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो किसका आता है, यहाँ जो डिफरेंशिएशन आएगा जीरो किसका होगा, कांस्टेंट का। इसका मतलब क्या हुआ, एल क्या हो गया कांस्टेंट, एल क्या हो गया कांस्टेंट। अब एल क्या है, एल इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर टॉर्क के बारे में पूछा इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स के बारे में पूछता तो क्या होता, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ में आया आपको, दोनों चीज दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। If me is the mass of the earth and re its radius, the ratio of acceleration due to gravity and gravitational constant। देखिए एक फॉर्मूला होता है G इक्वल टू होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। तो रेशियो बोला, इसका रेशियो स्मॉल g बाई कैपिटल G, स्मॉल g बाई कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। अगर अर्थ के बारे में पूछोगे तो m बाई आर ई का स्क्वायर, तो m बाई आर स्क्वायर कहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। After terminal velocity is reached, the acceleration of a body falling through a viscous fluid is क्या होगा, जीरो होगा, इक्वल टू जी होगा, लेस देन जी होगा, मोर देन जी होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि फ्लूइड इसमें भरा हुआ एक बॉल है, जो स्फेरिकल बॉल है वो नीचे जा रहा है। तो नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट कोई भी फ्लूइड में जैसे बॉल को हम लोग डालते हैं तो उसके अगेंस्ट में फोर्स लगता है, यानी ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पार्टिकल्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड के वजह से उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। पूरा सरकमफेरेंस पे लगता है, इससे सरफेस पे लगता है विस्कस फोर्स। और ऊपर में एक और फोर्स लगता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम लोग बॉइंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बॉइंट फोर्स। तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर दो फोर्स लगता है, बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। ये क्या होता है, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे क्या होता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, बट अपोजिट होता है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, जीरो। अगर किसी का एक्सेलरेशन जीरो है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे डीवी बाई डी टी, पढ़े है ना। तो बताइए एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जब ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, वैल्यू जीरो आता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी यहीं से वो कांस्टेंट वेलोसिटी वो नीचे जाना शुरू कर देगा। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकंड, तो नीचे में जहां तक वो पहुंचेगा वहां भी वेलोसिटी हर एक पॉइंट में सेम होगा, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी पूछता तो क्या होता, वो कांस्टेंट कहलाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mayer's formula for the relation between the two principal specific heat Cp and Cv of the gas। देखिए दो फॉर्मूला याद रखिएगा, Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, गामा इज ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और Cp माइनस Cv इक्वल टू R, क्या होता है, R। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला सही है, सी नंबर आपका सही है, बाकी सब इनकरेक्ट है। Cp बाई Cv R होता ही नहीं, गामा होता है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें से देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ समझना पड़ेगा आपको। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला जो फॉर्मूला आपको याद आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पढ़े है ना। और ये फॉर्मूला भी याद आ रहा है, वी इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, है ना। दोनों फॉर्मूला आपको सही लग रहा आरएचएस की तरफ, लेकिन एलएचएस के इक्वेट करेंगे तो क्या वो सही है। देखिए v होता है dx बाई डी टी, तो पावर 2 तो है ही नहीं वहां पर, dx बाई डी टी के फॉर्म में दिया, पावर 2 नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी के फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन जब एक्सेलरेशन के निकालेंगे, एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और v क्या होता है, v क्या होता है, dx बाई डी टी, यानी d2x बाई dt2, ठीक है। इसका मतलब ये आपका एक्सेलरेशन में एप्लीकेबल होगा, ना कि वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट रहता तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पावर 1 होना, फर्स्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जा रहा। डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन वर्क का डायमेंशन के बराबर है। देखिए यहाँ पर अगर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है, एम एल टी माइनस 1, ये तो नहीं होता है। पहले वर्क का निकाल लेते हैं, वर्क का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस 2, तो आता होगा निकालने आपको, ठीक है। पावर का नहीं हुआ, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, टाइम से तो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं हुआ। अब एनर्जी का चेक करेंगे, एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन के बराबर भी होता है, ठीक है। एनर्जी का भी निकालेंगे ना, सेम होता है, एम एल टू टी माइनस 2, यानी करेक्ट है। टॉर्क का क्या होता है, फोर्स आर इंटू एफ, इसका मतलब इसका डायमेंशन अगर निकालेंगे तो ये हो गया एल हो गया, और ये इंटू एफ मतलब एम एल
टी माइनस टू, यानी क्या हो गया ml2 t माइनस टू, यानी आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी और डी, दोनों में से कोई भी आंसर आप मार सकते हैं। ठीक है। If an object moves with constant speed in a circular path, what can we say about its velocity? देखिए थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा, जो पाथ एक्चुअल पाथ कवर कर रहा, सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा। अगर वो 2 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, तो अगला 1 सेकंड में कितना करेगा, वो 2 मीटर करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। बट जब हम सर्कुलर पाथ के बारे में बात करते हैं तो स्पीड कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ के बारे में पूछेंगे, यहाँ का अगर मान लीजिए इस तरह मोशन हो रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए यहाँ का वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, इसके टैंजेंट होगा। जब यहाँ पहुंचेगा इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, इसके टैंजेंट होगा। जब यहाँ पहुंचेगा इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, इसके टैंजेंट होगा। यानी बार बार इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा, हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो उसका सेम है, बट उसका डायरेक्शन बार बार वो चेंज कर रहा। ठीक है, इसका मतलब इट इज चेंजिंग, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। कितना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो एक सर्कल बनाने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए, हर पॉइंट क्या बताता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताता है, यानी इनफाइनाइट डायरेक्शन वो बता रहा होगा। नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज। देखिए स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आपको स्केलर फॉर्म में आए। जैसे अगर कोई मान लीजिए 2 वेक्टर है, ठीक है, और 2 वेक्टर ए और बी है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड जो होता है, फाइनल जो रिजल्ट आता है, वो स्केलर फॉर्म में आता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए क्रॉस होगा, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आएगा आपका, वेक्टर के फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, 2 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और दोनों वेक्टर होता है, इसलिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, क्योंकि इसका फाइनल आंसर स्केलर आएगा। लेकिन अगर टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, इसका मतलब ये 2 वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन खुद भी क्या है, वेक्टर है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इज द स्केलर प्रोडक्ट। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी हो गया, फोर्स इंटू डेल्टा टी, यानी फोर्स इंटू टाइम इज द करेक्ट आंसर। 24, 25. In perfectly inelastic collision only kinetic energy is conserved, only momentum is conserved, दोनों कंजर्व या none of this। देखिए जब कोई बोलता है परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में या परफेक्टली इलास्टिक के बारे में, तो याद रखिएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में अगर पूछता है, इसका मतलब कोई बॉडी टकराया, आपस में टकरा के सेपरेट हो गया, टकरा के सेपरेट हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। लेकिन अगर बोला जाए परफेक्टली इनइलास्टिक बोला जाए, क्या बोला जाए, इनइलास्टिक, मतलब 2 बॉडी है, दोनों आपस में क्या टकराया, टकराने के बाद चिपक गया, मान लीजिए परफेक्टली मतलब चिपक जाना, चिपक गया, तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, ओनली मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है कि इलास्टिक देता तो आपका दोनों ऑप्शन सही होता है, सिर्फ काइनेटिक नहीं होता, दोनों होता, मोमेंटम भी होता है, लेकिन इन इलास्टिक मेंशन किया गया है, इसका मतलब सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये सब फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें से आई आपको पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पढ़े होंगे। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, आप पढ़े होंगे, हाफ mv², पढ़े है ना। मास जो होता है ये लीनियर अगर मोशन हो रहा तो मास m से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब एंगुलर मोशन होता है तो मास के इक्विवेलेंट एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो रिप्लेस होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m का जगह i और v का जगह ओमेगा स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स, कांस्टेंट होता है, लॉन्ग रेंज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, नन ऑफ दिस। इसमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, लॉन्ग रेंज होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट बहुत सारे दूर दूर में फोर्स उसका लगते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, सरफेस टेंशन को पता होगा, टी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt -2, और नीचे लेंथ l हो गया, तो कट के बचा mt -
2। इसमें से बताइए किसके बराबर होगा? अगर हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होंगे E/V बोलेंगे तो इसका होता है ml2 डिवाइडेड बाय L क्यूब, इसका मतलब ml-1t-2। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया भी नहीं होगा, पर यूनिट लेंथ होता है ना, ये भी नहीं होगा। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया यानी E/A, E का ml2t-2 और नीचे में L का स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसल यानी m t-2, यानी दोनों का डायमेंशन मैच कर गया। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसको भी आप चेक कीजिएगा, पर यूनिट लेंथ तो आपका वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, इन अ साइक्लिक प्रोसेस बॉग्डन बाय द सिस्टम इज, देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक सेम पॉइंट पे लाई करे, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। अगर टेम्परेचर सेम है तो उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है। ठीक है, फॉर द आइडियल केस। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U होता है। डेल्टा अगर मान लीजिए कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, तो चेंज क्या होगा? जीरो होगा। पहले भी इंटरनल एनर्जी सेम था, अभी भी सेम है, तो दोनों का चेंज क्या हुआ? कुछ भी चेंज नहीं, दैट इज जीरो। तो डेल्टा W प्लस जीरो, इसका मतलब ये हुआ पूरा वर्क डन जो होगा हीट सप्लाइड के बराबर होगा। तो आपका किसके बराबर होगा? इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम। बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the necessary condition for SHM? इसमें से कौन सा कंडीशन है नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन SHM के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? सबसे फ्रिक्शन तो नहीं होगा, नॉन लीनियरिटी भी नहीं होगा, इलास्टिसिटी, ग्रेविटी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। A cube has a side of length 1.2 into 10 के पावर -2 मीटर, its volume up to correct significant figure। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज लेंथ दिया हो आपका, तो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2SF। तो फाइनल आंसर भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू A क्यूब होता है, तो 1.2 इंटू 10 के पावर -2 का होल क्यूब। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 के पावर -6 हो गया, तो 1.2 इंटू 10 के पावर 1.2, एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। 1.2 का पावर 3, 1.728। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 3 हो जाएगा, लेकिन हमको दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। 1.7 इंटू 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1.7 इंटू 10 के पावर -6। देखिए ये भी आपका सही आंसर है, बट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर फाइनल आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of non-uniform motion? इसमें से ये बताना है कौन सा मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपको ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जिसका स्पीड कांस्टेंट हो, और नॉन यूनिफॉर्म उसको बोलते हैं जिसका स्पीड कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो। ठीक है, अ कार ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी ये यूनिफॉर्म हो गया, ये तो आंसर नहीं होगा। अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये भी आंसर आपका सही होगा। कार मेंटेनिंग अ स्टेडी स्पीड, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपका ऑप्शन सही है, नहीं होगा। मोशन ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, तो ये भी आपका यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। What is the magnitude of centripetal acceleration of an object moving in a circular सर्कल ऑफ रेडियस r v वेलोसिटी? देखिए कोई भी चीज सर्कुलर मोशन होता है ना, तो अंदर में एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर में फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस वजह से वो मूव करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सीडो फोर्स, और वो कब आता है? जब कोई सर्कुलर मोशन होता है। तो आपको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या होता है? mv²/r। अगर नॉर्मल फॉर्मूला पूछेगा तो F इक्वल टू एम ए होता है ना, पढ़े होंगे ना, तो रिलेट कर दीजिए एम से। तो ए किसके बराबर आया? v²/r। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v²/r। सी इज द करेक्ट आंसर। रिलेट करके पढ़िएगा तो वो चीज याद रहता है, रटिएगा तो बहुत सारी चीज भूल भी सकते हैं। देखिए द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड दिया हुआ, म्यू दिया हुआ कितना? 0.1। द मैक्सिमम स्पीड विद विच द साइकिलिस्ट कैन टेक अ सर्कुलर टर्न, ये बताना है जो साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है, जब वो टर्निंग लेगा तो कितना मैक्सिमम स्पीड वो अटेन कर सकता है। ठीक है, ऑफ रेडियस दिया हुआ आपका r इक्वल टू 3 मीटर, और g लेना आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बता सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना स्पीड अटेन करेगा। तो एक फॉर्मूला होता है परमिसिबल स्पीड का, v इक्वल टू म्यू आर जी, पढ़े होंगे।
अगर सिर्फ हम लोग फ्रिक्शन इंक्लूड करेंगे ना कि बेंडिंग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ बेंडिंग के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा आपका 0.1, आर का वैल्यू हो गया 3 और जी का वैल्यू 10, डेसिमल हटा नीचे 10 कैंसल, √3 इज द करेक्ट आंसर, √3 मीटर पर सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड? मान लीजिए एक रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास बताना है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे आप बता पाइएगा? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, ऐसा पॉइंट जिसको आप बैलेंस कर दीजिएगा, मतलब उस पॉइंट को बैलेंस कर दीजिएगा तो पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रॉड है, रॉड को बोला जाएगा इस तरह आपको बैलेंस करना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको एक ऐसा पॉइंट ढूंढिएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जो पॉइंट आप ढूंढ रहे हैं ना, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक कोई पॉइंट होगा जिसको बैलेंस कर दे तो पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। और याद रखिएगा कि अगर हम रॉड के बारे, यूनिफॉर्म रॉड के बारे में पूछ रहे तो एकदम बीचों बीच में ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर होल मास कॉन्सेंट्रेटेड है और उसको अगर बैलेंस कर देते तो पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, तो एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ v is escape velocity and VO is orbital velocity of a satellite for orbit close to the earth to the surface, then these are related to। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए escape velocity क्या होता है। escape velocity मतलब ये हुआ, मान लीजिए अर्थ है, यहाँ से एक बॉडी को या सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, रॉकेट को कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं, तो मिनिमम कितना वेलोसिटी चाहिए इसको निकालने के लिए, इसका ग्रेविटी से, ठीक है, इसका ग्रेविटी से निकालने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, escape velocity क्या होता है, √2gm/r, ये फॉर्मूला होता है escape velocity का, ठीक है। और escape velocity फॉर द अर्थ एट द नियरेस्ट पॉइंट, उसका जो वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब ये ऐसा नजदीक का ऑर्बिट जहां पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रॉपर तरीके से मूव करते रहे, गिरे नहीं वो, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में वो घूम रहा हो वो सैटेलाइट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है gm/r, gm/r। दोनों बीच में रिलेशन जब निकालेंगे v/vo निकालेंगे, तो यहां पर देखिएगा √2 को बाहर कर दिए और इसको ऐसे कर देते, एक मिनट, इसको हम कर देते √gm/r, नीचे भी √gm/r, तो ये जो ये पूरा टर्म कट गया, तो v = √2vo, इसका मतलब D इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पहला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया, तो आपको पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, F = 6 पाई ईटा RV। एक फॉर्मूला होता है ये ईटा A dV/dx, ठीक है, ईटा A dV/dx फॉर्मूला आपको पता होगा। तो F किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के प्रोपोर्शनल है, ना कि A² के फॉर्मूला प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये देखिए, इनवर्सली तो नहीं है एरिया का, इनवर्सली भी नहीं है, प्रोपोर्शनल में स्क्वायर भी नहीं है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। If Cp and Cv are the specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume, then which option is correct? देखिए आप याद रखिएगा Cp हमेशा क्या होता है, Cv से बड़ा होता है, गामा = क्या होता है, Cp/Cv, इसलिए गामा हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, क्योंकि Cp बड़ा होता है। तो कौन सा आंसर सही है आपका? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस किस प्रोसेस को बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। तो इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तब वो आइसोथर्मल कहलाएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उसको बोलते हैं आइसोबैरिक बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। तो यहाँ पर क्या, आइसोथर्मल का मतलब ये हुआ सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा होगा, दैट इज आइसोथर्मल, और उसको ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन SHM द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप पढ़े होंगे फोर्स जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स -x के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ए इज द
करेक्ट आंसर। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे बेसिक चीज इसमें ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एग्जाम से पहले आप फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से आप एक जगह लिख लीजिए, जो आपको समझ में आए, जिस तरह से भी समझ में आए उसके अकॉर्डिंग लिखिए, जो नोट्स में बनाया गया उसके अकॉर्डिंग लिखिए। और दूसरी बात, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ऐसा ऐसा रिलेशन जो आप रिलेट कर पाए, उसको यूज कर पाए उस फॉर्मूला को। जैसे अभी बीच में हम लोगों ने यूज किया था एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों सिमिलर ही था ना, बट उसके बीच में रिलेशन आया तो वो उसको इक्वेट कर पा रहे आप, वैसे ही आपको इक्वेट करने भी आना चाहिए। तो कैसे रिलेट कर रहा, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रिलेशन के फॉर्म में, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी एमसीक्यू का एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि वो नहीं होगा, पहले उसको ये कट कर दीजिए कि वो नहीं है ऑप्शन, एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे टाइम नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। तो अगर जैसे आप कट करते जाइएगा वैसे ही प्रोबेबिलिटी आपका हाई होगा करेक्ट आंसर का, क्योंकि अगर मान लीजिए दो हम करेक्ट ये हटा देते हैं ऑप्शन से तो 50-50 हो गया ना। अब 50-50 में आपका चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा जो ऑप्शन सही नहीं है उसको पहले हटा दीजिए, और जो फिर कंपेरेबल है उससे फिर कंपेयर करके अपना दिमाग लगा के उसको करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।